नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम सरकार ने सर्दियों की शुरुआत में गोलापारा जिले के दहीकाटा आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई में 580 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं और 50 से अधिक जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। प्रशासन के मुताबिक यह जमीन आरक्षित वन क्षेत्र में आती है, जिस पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। जिला उपायुक्त प्रदीप तिमुंग ने बताया कि अभियान 2 दिन तक चलेगा और अब तक 70% परिवारों ने इलाका खाली कर दिया है। अभियान के दौरान 1000 से अधिक पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ और ब्लैक कमांडो तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कदम वन संरक्षण और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए जरूरी है। हालांकि विपक्ष और एआईयूडीएफ जैसे दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। पिछले 4 वर्षों में असम में 1.03 लाख बीघा से अधिक वन भूमि मुक्त कराई गई है। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था के ऐसे अभियान सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। केरल सरकार ने रविवार को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस में स्कूली छात्रों से आरएसएस का गीत गवाने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सामने आया था। राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और उन्होंने लोक शिक्षण निदेशक को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल करना और किसी सांप्रदायिक संगठन के एजेंडे को बढ़ावा देना संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। शिवनकुट्टी ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा आरएसएस से जुड़ा गीत गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शनिवार 8 नवंबर को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस में आरएसएस से जुड़े गीत के गाए जाने पर राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने की कोशिश बताया, जबकि भाजपा ने इस घटना का बचाव किया। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि रेलवे द्वारा छात्रों का इस्तेमाल संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ाने के लिए किया गया, जो कि अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश है। वहीं डीवाईएफआई यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की एर्नाकुलम जिला समिति ने भी शहर में विरोध मार्च निकाला और कहा कि ध्वजारोहण समारोह को भगवाकरण किया गया क्योंकि उसमें आरएसएस का गीत बजाया गया था। विवाद बढ़ने पर दक्षिणी रेलवे ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया से हटा दिया। वहीं भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने कहा कि यह विवाद अनुचित है क्योंकि देशभक्ति गीत गाना अपराध नहीं है और छात्रों को किसी ने मजबूर नहीं किया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन में छात्रों से कथित रूप से आरएसएस का गीत गवाने पर दक्षिण रेलवे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अत्यंत विरोधनीय और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। विजयन ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में आरएसएस का गीत गाना धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है और रेलवे जैसी राष्ट्रीय संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने जनता से इसका विरोध करने की अपील की। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी रेल मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा और इसे भारतीय रेलवे का दुरुपयोग बताया। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए रेलवे पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। वहीं सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, जिसके छात्रों ने यह गीत गाया था, ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि गीत देशभक्ति से प्रेरित था, न कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ। स्कूल ने कहा कि गीत भारत माता की स्तुति और अनेकता में एकता का संदेश देता है। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 1937 की कांग्रेस कार्य समिति और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी का बयान चौंकाने वाला है, लेकिन हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। दरअसल मोदी ने कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ छंद हटाकर विभाजन के बीज बोए गए थे। मोदी ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 साल के स्मरणोत्सव का उद्घाटन करने के बाद की। मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला टैगोर की सलाह पर लिया गया था, जिन्होंने सुझाव दिया था कि केवल पहले 2 छंद अपनाए जाएं क्योंकि बाकी छंद धार्मिक भावनाओं से जुड़े थे।
रमेश ने 1937 की कांग्रेस बैठक और टैगोर के पत्र के दस्तावेज साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी को रोजमर्रा की समस्याओं, बेरोजगारी, असमानता और गिरती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, न कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर जिले में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके साथी लोकतंत्र में नहीं, लूटतंत्र में विश्वास करते हैं। ये हमेशा पिछले दरवाजे से खुफियाखोरी का काम करते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की मिली भगत से चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहे हैं और ईमानदार अधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है। बता दें कि घटना सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की है, जहां शनिवार को वीवीपैट पर्चियां सड़क पर पड़ी मिली थी। जिला प्रशासन ने बताया कि ये पर्चियां ईवीएम कमीशनिंग के दौरान की थी और वोटिंग से कोई संबंध नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि लापरवाही के लिए एआरओ को निलंबित किया गया है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि उम्मीदवारों की मौजूदगी में पर्चियां सीज कर दी गई हैं और मामले की जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी यह मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटा दिए गए हैं। बिहार के अरवल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन घुसपैठियों के नाम सूची से हटे हैं वे अब वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बिहार से इटली तक की यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन हम देश में घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। शाह की यह टिप्पणी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज के तौर पर आई है, जिसमें राहुल ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 9 नवंबर को संगठन के औपचारिक पंजीकरण न होने पर उठे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। भागवत ने बताया कि आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे यह साबित होता है कि सरकार ने हमें मान्यता दी है, वरना प्रतिबंध किस पर लगता। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में ब्रिटिश शासन में हुई थी और आजादी के बाद सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया। भागवत ने यह भी कहा कि आयकर विभाग और अदालतों ने आरएसएस को व्यक्तियों का समूह माना है, इसीलिए उसे कर से छूट मिली है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर भागवत ने कहा कि संगठन का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि राष्ट्र गौरव और समाज की एकता है। उन्होंने दोहराया कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी एक ही वंश के हैं। भागवत ने कहा कि हम हिंदू समाज के सभी 142 करोड़ लोगों को संगठित करना चाहते हैं, चाहे उनके धार्मिक विचार अलग क्यों न हो। नीदरलैंड की डाक सेवा पोस्ट एनएल और नई दिल्ली स्थित डच दूतावास ने उस स्मारक डाक टिकट को अनधिकृत बताया है, जिसके बारे में भाजपा ने दावा किया था कि यह आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर नीदरलैंड द्वारा जारी किया गया है। पोस्ट एनएल ने स्पष्ट किया कि यह डाक टिकट उनकी ओर से कभी जारी या डिजाइन नहीं किया गया, जबकि डच दूतावास ने भी कहा कि यह अनौपचारिक या नकली है। भाजपा ने 10 अक्टूबर को अपने एक्स अकाउंट पर यह डाक टिकट साझा कर कहा था कि यह आरएसएस की निस्वार्थ सेवा की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। भाजपा नेताओं अमित मालविया और प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसे साझा किया, लेकिन अब इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ गए हैं। डाक टिकट पर हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी HSS का नाम था, जो नीदरलैंड में एक एक्टिव संगठन है। आरएसएस के अधिकारियों ने कहा कि HSS का आरएसएस से कोई औपचारिक संबंध नहीं है और संगठन को इस डाक टिकट की जानकारी केवल सोशल मीडिया से मिली। इस विवाद के बीच यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की स्मृति में एक आधिकारिक डाक टिकट जारी किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR वोट चोरी को छिपाने और उसे संस्थागत रूप देने की कोशिश है। वे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, अब इसे छिपाने और व्यवस्था का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, यानी हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया
कि लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान पर हमला हो रहा है और यह सब मोदी जी, अमित शाह जी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी की साझेदारी में किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर वोट चोरी का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था, उसमें आपने साफ देखा कि 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और उस डेटा को देखने के बाद मेरा मानना है कि यही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। राहुल गांधी ने इस वोट चोरी को बीजेपी और चुनाव आयोग का सिस्टम बताया। कांग्रेस सांसद का कहना है कि हमारे पास अलग अलग जानकारियां हैं और हम आने वाले समय में उन्हें सामने रखेंगे। हमारे पास और भी सबूत हैं और वह हम धीरे धीरे दिखाएंगे। असली मुद्दा वोट चोरी का है और चुनाव आयोग उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। राजधानी दिल्ली में रविवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के हैं। वहीं शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। CPCB के मुताबिक आनंद विहार में AQI 412, अलीपुर में 415 और बवाना में सबसे अधिक 436 दर्ज किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में AQI 409 रहा, जबकि RK पुरम और पटपड़गंज में 422 और 425 दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुबह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 355 दर्ज किया गया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.